नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बेहद खास मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के न्यूरोसाइंस विभाग के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी राजस्थान ही नहीं देश में जाना माना नाम है न्यूरो डिपार्टमेंट को लेके। आपने देश के कई बड़े चिकित्सक संस्थान में सेवाएं दी और एक लंबा अनुभव है, करीब 25 वर्ष से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, न्यूरो जो अगर अपन बात करें, किस तरह की बीमारियां इस न्यूरो में आपसे संबंधित आती है और उसके बारे में आप कुछ जानकारी दें। हाँ जी, न्यूरोलॉजी न्यूरो साइंस में जैसा आप सभी जानते हैं मस्तिष्क से संबंधित जो व्याधियाँ होती हैं, जो नसों से संबंधित जो व्याधियाँ होती हैं, जो मांसपेशियों से संबंधित जो व्याधियाँ होती हैं, वो सभी न्यूरो साइंस में आती हैं। मस्तिष्क की बात करें तो हम मस्तिष्क में जैसे सामान्य तौर पर हेडेक है, मस्तिष्क के संक्रमण जो होते हैं, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस है, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, तो ये सभी मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं। स्पाइनल कॉर्ड में बैक एक है, कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, अगेन न्यूरोसाइंस उसमें डील करता है। और नसों की जो न्यूरोपैथी जो होती है, नसों की और मांसपेशियों की जो मायोपैथी बोलते हैं, तो आप जानिए ये मस्तिष्क से लेके स्पाइनल कॉर्ड होते हुए नस और मांसपेशी तक किसी भी हिस्से में कोई प्रभाव होगा तो वो न्यूरोसाइंस उसमें मदद कर सकता है। उसको आपने स्ट्रोक लकवा के बारे में बात की, क्या बीमारी क्या होती है ये लकवे की? देखिए, लकवा, स्ट्रोक, पक्षाघात जो है वो बेसिकली जैसे आप साधारण भाषा में समझें तो जैसे कि हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता, रक्त संचार नहीं होता तो हार्ट अटैक आ जाता है। मस्तिष्क की अगर धमनियों में कोई रुकावट है, कोई अवरोध है, तो उसकी वजह से मस्तिष्क में रक्त संचार प्रभावित होता है, उसकी वजह से लकवा या स्ट्रोक आता है। अब देखिए, बेसिकली किस हिस्से में, कि मस्तिष्क का हर मिलीमीटर इंपॉर्टेंट है, किस हिस्से में प्रॉब्लम हो रहा है उस हिसाब से सिम्टम्स आएंगे उसके लकवे के। अचानक कोई आँख की रोशनी में कमी आ जाए, अचानक हाथ पाँव में कमज़ोरी आ जाए, सुन्न हो जाए एक तरफ, तेज़ सरदर्द, उल्टी जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा हो, अचानक भाषा को बोलने या समझने में कुछ समस्या हो, तो ये अचानक कोई भी शारीरिक परिवर्तन लकवा को इंगित करता है। तो आम भाषा में कई बार जो WHO बोलता है कि फास्ट, आप याद रखिए, फास्ट मतलब ये एक नेमोनिक है जिसके माध्यम से आप लकवे को पहचान सकते हैं। जनसाधारण के लिए F से जैसे फेशियल वीकनेस, चेहरे पे कोई टेढ़ापन अगर हो अचानक आए, अचानक A से होता है आर्म या लेग वीकनेस, अचानक एक तरफ शरीर में हाथ या पाँव में सुन्नता या कमज़ोरी आए। S से स्पीच चेंज, भाषा को समझने या बोलने में अचानक कोई तकलीफ़ हो। तो ये 3 सिम्टम भी अगर आप आइडेंटिफाई करें तो 90% लकवे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, T से मतलब है टाइमली इंटरवेंशन, समय की बड़ी महत्वता है लकवे में। टाइम इज़ ब्रेन। देखिए, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि मस्तिष्क में हर मिनट लाखों जो कोशिकाएं, जो न्यूरॉन्स नष्ट होती हैं वो वापस नहीं बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन डज नॉट रीजनरेट। तो जितना समय पे इलाज करेंगे उतना ही हमारे को न सिर्फ लकवे से बच सकते हैं बल्कि कई केसेस में वो रिवर्स हो जाता है। क्योंकि अगर सही जगह पे अगर हम 4.5 घंटे में पहुंच जाएं तो सिंपल एक IV क्लॉट बस्टिंग ड्रग के द्वारा लकवे के इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम 24 घंटे के अंदर किसी टर्शरी केयर सेंटर या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर पे पहुँचे तो आज की तारीख में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लकवे का, कि 24 घंटे के अंदर मस्तिष्क की एंजियोग्राफी करके उसको ब्लॉक को हटा देते हैं, थ्रोम्बेक्टोमी या एस्पिरेशन बोलते हैं, उसको क्लॉट को निकाल देते हैं और जो मस्तिष्क का रक्त संचार है वो सुचारू रूप से दोबारा चालू हो जाता है। वी ऑल्सो टेक प्राइड कि हम राउंड द क्लॉक वर्क करते हैं एंड हम हमेशा ये कहते हैं कि हम जब मरीज हमारे पास आता है इमरजेंसी सर्विसेज में और जो टीम है वो चूँकि रात और दिन उपलब्ध रहती है, तो वी टेक प्राइड इन सेइंग दैट वी ओपन ब्रेन आर्टरीज विद इन 1 आवर ऑफ अराइवल टू आवर हॉस्पिटल, जो कि एक बेंचमार्क है, इंटरनेशनल बेंचमार्क है, उसको हम मीट करते हैं। और ये कई सालों जब आप इस तरह काम करते हैं तो ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। इट्स नॉट वन मैन्स जॉब, इट्स अ टीम वर्क। तो समय पे अगर आप आएंगे तो थ्रोम्बेक्टमी है, IV क्लॉट बस्टिंग ड्रग है, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो बाद में भी आते हैं उनको ऐसा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शुरू के 5-7 दिनों में जो स्ट्रोक यूनिट में पेशेंट का इलाज होता है, छोटी छोटी चीज़ों का जो ख्याल रखा जाता है स्ट्रोक यूनिट में, उससे लकवे के मरीजों को मदद मिलती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अचानक शरीर में बदलाव आए,
तो अचानक क्या स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में भी क्या इस तरह का बदलाव आ सकता है, क्या कारण है? और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको लकवे जैसी बीमारी, भयानक बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बचाव हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप जानते हैं लकवे के कारक तकरीबन वही होते हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप कंट्रोल नहीं है, खासतौर पे ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है जो आजकल हमारा जो जीवन शैली है जिसमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, धूम्रपान है, अल्कोहल की अधिकता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अगर किसी के हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, तो ये सभी कारण होते हैं। ये हार्ट अटैक हो चाहे लकवा हो, उसके कारक बनते हैं। इसके अलावा जो हमने अपनी रिसर्च में हमने एक जो और रिस्क फैक्टर एडिशनल प्रपोज किया था, जब हमने मस्तिष्क के जो क्लॉट्स का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि कुछ इन्फेक्शंस भी उसको वल्नरेबल करते हैं हमें लकवे के लिए। तो एक हाइजीन या विद्रा का हमने जो टर्म यूज़ किया कि विद्रा, लैक ऑफ विद्रा और लैक ऑफ हाइजीन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं, मैं शाकाहारी स्वयं भी हूँ, बट कई बार कुछ विटामिन्स का कमी होता है, खासतौर पे B12 का, जिससे शरीर में होमोसिस्टीन नामक पदार्थ की अधिकता होती है, वो भी एक लकवे का कारक बनता है। तो ये सब सामान्य कारण है जिसको हम कंट्रोल करें तो लकवे को, हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। बट सभी, क्योंकि लकवा देखिए सभी एज ग्रुप में होता है, ये एक धारणा है कि ये सिर्फ उम्र दराज लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। यंग बच्चों में भी होता है, यंग अडल्ट्स में भी होता है, और धीरे धीरे शायद लाइफ स्टाइल की वजह से हम देख रहे हैं ज़्यादातर केसेस हमें यंग पॉपुलेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अपने आप में एक बड़ा कारण बनेगा। जो आज हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेस अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो आजकल शायद सभी को है, हर जगह है, और जितनी बढ़ती हुई बीमारियां हैं उसका एक बहुत प्रमुख कारण है। तो आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने कहा कि बच्चों में भी ये लकवा हो जाता है, तो ये कब से जो केसेस जो है वो बढ़ने शुरू हुए हैं, और बच्चों के ऊपर विशेष किस तरह से ध्यान देना चाहिए? देखिए, बच्चों में जो जनरली लकवे के कारण होते हैं वो, क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल, बच्चों की लाइफस्टाइल तो आजकल बात करें तो जंक फूड वगैरह एक कारण हो सकता है उसका, जो आज फास्ट फूड जो होता है। अब वापस हम सभी जा रहे हैं मोटे अनाज की तरफ, और पर ये जो रिफाइंड ऑयल और जंक फूड और इतना, बट मोस्टली बच्चों में लकवे के जेनेटिक कारण होते हैं। देखिए, कई बार कुछ खून गाढ़ा होने के जेनेटिक कारण होते हैं, जैसे हमारे जो उनमें सिकल सेल डिजीज़ जो होता है, कई बार कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनके अगर जेनेटिक जो लिंक्ड होते हैं उसकी खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से ऐसे कई सारे कारण हैं जो बच्चों में होते हैं। कई बार हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, आपने सुना होगा सामान्य भाषा में जो कहते हैं हार्ट में होल है, तो उसकी वजह से हो सकता है। कोई रिदम की प्रॉब्लम हो हार्ट की, तो उसकी वजह से हो सकता है, तो वो बच्चों में भी होता है, तो उसकी वजह से लकवा आ सकता है बच्चों में। बच्चों में जैसे मैंने बताया मोस्टली ये जन्मजात समस्याएं होती हैं जो कारण बनती हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट बड़ों में यस डेफिनेटली, जब जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, एक प्रॉपर खान पान, संयमित जीवन और धूम्रपान, नशा, इन सभी से दूर रहें। जीवन में एक्सरसाइज रहे, आप आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, चाहे योगा करिए, मेडिटेशन करिए, तो ये सभी बीमारियों से आपको मुक्त रखने में डेफिनेटली मदद करेगा। सब आप काम कर रहे हैं लंबे समय से, शुरुआती दौर के बारे में, न्यूरो इंटरवेंशन की शुरुआती दौर जो है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और किस तरह से जो है संघर्ष जो है इसमें करना पड़ा, और आज क्या उससे कितना सकारात्मक परिणाम सामने आया है? जी, बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एज ए डॉक्टर जब मैं 18 साल पहले इस संभाग में आया था दक्षिणी राजस्थान में, क्योंकि ये हमारा आदिवासी बहुल इलाका है, तो सर्वप्रथम सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब ये ब्रेन की एंजियोग्राफी नहीं होती थी पूरे राज्य में, जब हमने शुरुआत किया था तो बड़ा मुश्किल होता था लोगों को कन्विंस करना कि ब्रेन की एंजियोग्राफी, हार्ट की एंजियोग्राफी तो लोगों ने सुना था, बट मस्तिष्क की एंजियोग्राफी या क्लॉट निकालना या मस्तिष्क की एंजियोप्लास्टी या मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज में जो गुब्बारे बन जाते हैं उसमें कॉइलिंग, या कई बार मस्तिष्क में गुच्छे बच्चों में बनते हैं जो ब्रेन हेमरेज करते हैं, AVM वगैरह जो बोलते हैं जिसको, उसमें एम्बोलाइजेशन, तो ये चूँकि ये प्रचलन में नहीं था और हमारे नेबरिंग स्टेट गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो बड़ा चैलेंज था कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हमने न सिर्फ डॉक्टर्स के साथ बल्कि
सुदूर गाँव में जाके भी कैंप्स किए एंड विश्वास यानी मंदिरों में कैंप किए, बिकॉज लकवे के पेशेंट चूँकि निराश हो जाते थे, मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट इतना ऑफर नहीं कर रहा था, तो एक वो सदियों मतलब शुरुआत से एक धारणा दशकों से बनी आ रही है कि मंदिर में भगवान की शरण में लोग जाते थे, विच इज़ गुड ऑल्सो। मैंने आवरी माता मंदिर में देखा कि वहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है उनका, कई बार पेशेंट बैठ के जाता है, कई बार क्रॉल करके जाता है, वहाँ बार्स लगी हुई है, तो एक तरह से वो मॉडर्न फिजियोथेरेपी का एक एनालॉजी है वहाँ पे, वो जो कि सदियों से वहाँ पे है। तो वहाँ मरीज़ ठीक भी होते थे, एक तो श्रद्धा, ऊपर से फिजियोथेरेपी, तो मरीज़ ठीक भी होते थे। पर हमने ये फिर एक संदेश देने की कोशिश की कि शुरुआत के कुछ घंटे हमें दीजिए, हम डॉक्टर्स तो माध्यम मात्र हैं, अल्टीमेटली इट इज़ द गॉड हु हील्स अस। तो आवरी माता मंदिर का मुझे किस्सा याद है अभी भी, क्योंकि वहाँ के मुख्य पुजारी और मुख्य प्रबंधक दोनों को जब लकवा हुआ तो उनको मैंने ट्रीट किया, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा उनका, उन्होंने गर्भगृह तक में मुझे इजाज़त दी कैंप करने की, और यकीन जानिए धीरे धीरे करके लोग एक्सेप्ट करने लगे इसकी टाइम इज़ ब्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, समय पे आने लगे। उदयपुर में जहाँ महीने में एक एंजियोग्राफी होती थी उस ज़माने में, 18 सालों में इतना परिवर्तन आया। आज हमारे शहर में ही कम से कम 4 जगह और राजस्थान में एटलीस्ट 15 जगह ये सब थ्रोम्बेक्टमी, एंजियोग्राफी, न्यूरो इंटरवेंशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक स्प्रेडिंग अवेयरनेस वाज द की एट दैट टाइम, जिसमें कई चैलेंजेस थे क्योंकि इतना आसान नहीं था, कई अंधविश्वास थे हमारे सुदूर, जब मैं झाड़ोल और उधर कैंप करता था तो आप ऐसी ऐसी प्रथाएं थी लकवे के मरीज को, आदिवासी इलाकों में कई मान्यताएं थी, कबूतर का खून इस्तेमाल करने की, कुछ फेथ हीलिंग होती थी, मसाजेस थे, कई सारे ऑयल मसाजेस रिकमेंड करते थे लोग, तो उसमें भी बहुत पैसा लगता था, समय वेस्ट होता था और सुधार नहीं आता था। तो एक मॉडर्न साइंस को रिलीजन के साथ एक हार्मनी में जब लेके ये जो धीरे धीरे मॉडल बना, जब हम खुद जाने लगे मंदिर में और वहाँ पे हम कहते कि भाई गॉड से हमें भी ब्लेसिंग चाहिए होती है, तो जो मेजर पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन तो बहुत कम है, जो 80% जो लोग थे जो इससे बिल्कुल वंचित थे, उन तक पहुँच पाए। और फॉर्चुनेटली एक स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप उदयपुर बना, उसमें कई लोगों ने मदद की, चाहे वो नैतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, और इसके साथ साथ कई बार जो पैसे की समस्या होती थी तो उससे आर्थिक मदद मिलती थी, तो हम कई जो महंगे इलाज है वो यहाँ पर कर पाए। हेलो डॉक्टर, में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर अतुलराव वाजपेयी से वार्ता का दौर जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव में कौन है आपका पसंदीदा उम्मीदवार? पिन न्यूज को भी डाउनलोड करें और सर्वे में भाग लें। एक क्लिक करें और बताएं देश का क्या है मूड, किस आधार पर आप संसद में देंगे अपने इलाके का प्रतिनिधित्व। सर्वे का रिजल्ट जल्द ही जी न्यूज और पिन न्यूज ऐप पर दिखाया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पीएमसीएच के डॉक्टर अतुलराव वाजपेयी। डॉक्टर साहब, आपने संघर्ष की कहानी बताई कि किस तरह से मंदिरों में जाके भी आपने कैंप लगवाए। वर्तमान दौर में अगर बात करें तो अब लोगों में जागरूकता भी आई है, लोग समय पे हॉस्पिटल पहुंचने लगे हैं, फिर भी जागरूकता का एक ऐसा है कि लगातार चलते रहना चाहिए। तो किस तरह से प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए और नई टेक्नोलॉजी भी आ पाए? करेक्ट, एक्चुअली बहुत आपका रेलेवेंट सवाल है ये। देखिए, जागरूकता का तो अभियान ये चलता ही रहना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं तो शायद कुछ लोग देखेंगे, सुनेंगे, डेफिनेटली एक डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। बट यस, बहुत बदलाव आया 18 सालों में। आप देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ दक्षिण राजस्थान में ये चीज़ उपलब्ध नहीं थी, इतने लोगों को ज़रूरत थी। हमने देखा कि तकरीबन हम 1 से 1.5 करोड़ लोगों को केटर करते हैं उदयपुर में। साउथ राजस्थान के साथ में एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो ये हमारा इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है। तो इसमें जो संख्या बल था, उपलब्ध नहीं थे संसाधन उस वक्त। धीरे धीरे, जैसे फर्ज कीजिए आज जिसमें लैब में काम कर रहा हूँ, जो कैथ लैब है मेरे पास, एक बाईप्लेन कैथ लैब है जो भारत में सबसे मॉडर्न फिलिप्स का बाईप्लेन कैथ लैब पैसिफिक में इंस्टॉल हुआ था। ये कैथ लैब विगत कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया, काम इतना था, क्योंकि
इतने सारा पेशेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था, टीम बन चुकी थी हमारे पास जो ऑलरेडी आज न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, इंटेंसिविस्ट, हमारे कैथ लैब इंचार्ज, आईसीयू इंचार्जेस, तो ये सब 10-15 साल से काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो एक ज़बरदस्त टीम बन गई थी। तो इसके साथ हमारा जो कैपेसिटी थी ट्रीट करने की वो बढ़ गई। हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स थे, ये देखते हुए सेंटर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिकल सेंटर या स्ट्रोक सेंटर जो डेवलप हुआ, तो इसमें लोग बाहर से आने लगे ट्रेनिंग के लिए। आज हम वन ऑफ द लीडिंग ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे देश और विदेश से न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो इंटरवेंशन की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हम नेशनल बोर्ड के द्वारा सर्टिफाइड जो 3 सेंटर हैं देश में जहाँ पे न्यूरो इंटरवेंशन का फेलोशिप प्रोग्राम होता है, उसमें हम एक सेंटर है। और सबसे पहला सर्टिफिकेशन उदयपुर को मिला था, उसके बाद मुंबई, बैंगलोर, पूना को बाद में मिला। सो कहने का मतलब ये थे जो हमारा जो वीक पॉइंट था, जो हमारी कमज़ोरी थी, उसी को हमने अपनी ताकत बना लिया। वी डेवलप्ड वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड मैन पावर, और विज़न तो हमारे पास शुरू से था ही। तो वो एक जो मैसेज सब जगह गया, पूरे देश भर में गया। और देखिए आज जैसे मेरे को बड़ा गर्व होता है कि मेरे अपने ही शहर में जहाँ पे एंजियोग्राफी करने के लिए लोगों को समझाना पड़ता था, वहीं पे 4-5 सेंटर डेवलप हो गए हैं। और पूरे प्रदेश में देखा जाए तो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं और भी लोग आए, और राजस्थान में स्थिति बहुत बेहतर है पहले के कंपैरिजन में। कई प्रदेशों में आज भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। सब MLSU में आपका एक लेक्चर हुआ था ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस पे। जी हाँ, कल। तो वो क्या देखिए बेसिकली मैंने आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बताया, जैसे कि सर दर्द, कमर दर्द, मस्तिष्क में इन्फेक्शंस होते हैं, मेनिंगो एन्केफेलाइटिस, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, ये सब कॉमन आपने सुने हैं नाम। ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस कंपैरेटिवली नया डिजीज़ नहीं है। एक इसका ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस हमारे ब्रेन के लिम्बिक एन्केफेलाइटिस, जो कि हमारे इमोशन, मेमोरी और पर्सनैलिटी से जो जुड़ा होता है, उसको अफेक्ट करता है, लिम्बिक सिस्टम को। तो बेसिकली ये इसकी डायग्नोसिस अब बढ़ने लगी है बिकॉज हमारे पास बेटर न्यूरो केमिकल टूल्स हैं। एंटीबॉडीज़ जो डिटेक्ट करते हैं, जो ब्लड में पहले नहीं होती थी, CSF यानी जो ब्रेन का फ्लूइड है उसमें नहीं होती थी, आजकल होती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उसके अगेंस्ट में हमारे ही बॉडी के एंटीबॉडीज़ अटैक करते हैं और उसमें डैमेजेस होते हैं। होता क्या है कि कई बार ये जो जैसे कोई एक यंग फीमेल है, उसको पर्सनालिटी चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस छोटे मोटे हुए, और कई बार थोड़ा बहुत भूलने का टेंडेंसी डेवलप हुआ, कभी कभी गुस्सा आने लगा अचानक। तो ये सब सामान्य चीज़ से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो लोग उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं, और कई बार साइकियाट्रिक दवाइयाँ चलती हैं, कंसल्टेशन के बाद थेरेपीज़ चलती हैं, और कई बार स्थिति जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम साइकियाट्री या वार्ड में भर्ती करा देते हैं। तो बेसिकली पर्पज़ ये था कि ये पर्टिकुलर जो बीमारी है जिसमें न्यूरो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स ही आती है ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस में, तो उसमें एंटीबॉडी टेस्ट करके हम जो एक इम्यूनोथेरेपी जो होता है, जैसे कि IVIG, MPS, स्टेरॉइड्स, तो ये सब देने से तकरीबन 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये एक एंटीबॉडी जो मीडिएटेड ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस है, इसका ये अंडर डायग्नोस्ड है। 10% से भी कम लोगों में डायग्नोस हो पाती है। पर अगर इसको हम किसी पेशेंट को इस तरह के कोई न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो, शॉर्ट हिस्ट्री हो, तो एंटीबॉडी टेस्टिंग आजकल अवेलेबल है, उसको करा सकते हैं। तो हम उसको अननेसरी एक एंग्जाइटी, न्यूरोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट लेबल करके और साइकियाट्री वार्ड में वो भर्ती ना हो, बल्कि वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके। तो उसके बारे में हमारा ये डिस्कशन था वहाँ पर। तो वो भी सारी जो उसको डायग्नोस करने की फैसिलिटीज़ PMCH में? हाँ, जी, वो ज़्यादातर सेंटर्स में है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो डायग्नोसिस करना आप कोई मुश्किल काम नहीं है। बट ओनली थिंग इज़ कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस होती है इसके बारे में भी। सर यहाँ पे जितने भी डेवलप किया गया न्यूरो डिपार्टमेंट को आपने पूरी जानकारी बताई, तो क्योंकि आपने ये भी बताया था कि समय पे पहुँचना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट है, रात को इसको स्ट्रोक का अटैक आया और अगर उसको यहाँ पे लाया जाता है तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, और क्या ट्रीटमेंट के बाद में जो किस तरह से उसकी लाइफ जो है सामान्य बन पाए, क्या वो तुरंत ही ठीक हो जाता है? उसके बाद उसका केयर किस तरह से यहाँ पर होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ। एक गांव में एक शॉपकीपर है, एक दुकान है उसका छोटा, उसके बच्चे को लकवा हुआ। उसको रात को, जैसे आपने बताया, रात को 2 बजे लकवा हुआ। रात को 2 बजे
क्या करेगा, वो जनरली अपने पास में किसी डॉक्टर के पास जाएगा, रात को उपलब्धता में प्रॉब्लम होगी तो सुबह जाएगा डॉक्टर उसको CT स्कैन लिखेगा। वो CT स्कैन हो सकता है उसके गाँव में ना हो, वो CT स्कैन के लिए 25 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह के CT स्कैन कराएगा। CT स्कैन की रिपोर्ट मिलेगी शाम तक, अगले दिन शाम को वो रिपोर्ट लेके आएगा। रिपोर्ट में डॉक्टर देखेगा उसको लकवा है, लकवे के लिए वो रेफ़र करेगा किसी टर्शियरी केयर सेंटर उदयपुर या किसी और जगह पे डिस्ट्रिक्ट में रेफ़र करेगा। तीसरे दिन वो वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। 3 दिन जो गोल्डन पीरियड मैंने बताया, विंडो पीरियड, वो निकल चुका है। वो लड़का पैरालिसिस है उसका, वहाँ पे जहाँ टर्शियरी केयर सेंटर में जाएगा वो, वहाँ पे उसको कुछ दवाइयाँ वगैरह खून पतला करने की लिखी जाएंगी और वो उसको थोड़ा भर्ती करके इलाज करके वो वापस घर चला जाएगा। लेकिन मानिए वो जीवन भर अपाहिज रहेगा। उसकी अपाहिज चूँकि वो है डिपेंडेंट हो गया है, तो फादर जो शॉपकीपर था उसका रोज़गार भी चला जाएगा क्योंकि वो बच्चे का ध्यान रखेगा, तो उसका भी रोज़गार चला गया। तो फैमिली पे इकोनॉमिक, मेंटल, फाइनेंशियल ब्रंट किस हद तक जाएगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। यही चीज़ अगर ये है कि अच्छा फादर अगर उसी वक्त रात को वो किसी टर्शियरी केयर सेंटर जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, वो अगर निकलेगा आधी रात को, तो वो 2 घंटे में कहीं पे भी पहुँच जाएगा, उदयपुर या इसके समकक्ष कोई भी जगह जहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध है। अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन है तो कि लकवा हुआ है, पता है लकवा है तो कहाँ जाना है, वो आएगा, उसकी IVTPA लगा सकते हैं, उसको क्लॉट बस्टिंग ड्रग से ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मस्तिष्क की एंजियोग्राफी करके क्लॉट निकाल देंगे। वो लकवा समय के साथ साथ कई बार देखा है कि टेबल पर ठीक हो जाता है, कई बार कुछ महीनों के बाद ठीक होता है, बट उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ गए। देखिए पैसा भी खर्च होता है अगर उसमें, पर आप देखिए पहली जो स्थिति थी उसमें वो लाखों खर्च करके भी फादर और सन दोनों ना तो रोजगार कर पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं और उनका जीवन तबाह हो गया। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, देखिए भगवान का वश है सब चीज़ों पे, पर एक अगर इन्फॉर्मेशन सही होती उसके वक्त उसके पास तो जीवन बदल सकता। डॉक्टर साहब, अगर कोई समय पे आ गया, उसका उपचार हो गया, तो कितनी संभावना रहती है कि वो क्या सामान्य जीवन जो हम और आप जैसे जी रहे हैं वो जी सकता है, या उसका असर जो है लकवे का उसकी बॉडी के ऊपर रहता है? नहीं, बहुत ठीक सवाल पूछा। देखिए मस्तिष्क, ब्रेन, ये डिपेंड करता है कि शुरुआत में कितना डैमेज हुआ। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, आई वुड से कि 5 से 10% जो इतना डैमेज होता है कि जो आधे घंटे में इतना डैमेज हो गया, बाय द टाइम दे रीच टू हॉस्पिटल सिर्फ जान बचा सकते हैं, लेकिन जीवन भर अपंगता का बोझ सहना पड़ता है। बट ज़्यादातर लोगों में समय पे पहुंचने पे, पहली बात जिससे मैंने बताया ना, 50-60% लोग तो अच्छा इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं, एक फ्रूटफुल लाइफ जी सकते हैं। अब मान लीजिए 30% लोगों में कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रह गया। क्या डेफिसिट रहेगा? कमज़ोरी हो सकता है, उसको लचक हो, चलने में चल नहीं पा रहा ढंग से, बोलने में कहीं कुछ अटक रहा हो, ये डेफिसिट हो सकता है। कई बार भूलने लग जाते हैं पेशेंट, उसके बाद उसको याद नहीं रहता है। किसी में बहुत वायलेंट हो जाते हैं या बहुत डिप्रेस हो जाते हैं वो उसके बाद। तो ये सब रेजिडुअल जो डेफिसिट्स हैं, जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम की सीक्वली रह गई है, ये 25 से 30% लोगों में ऐसा होता है, पर उसके लिए भी उपचार है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप आज की तारीख में रिहेबिलिटेशन, जो न्यूरो रिहेबिलिटेशन, यानी कि इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन इतना एडवांस है, मैनुअल थेरेपी करते हैं, रोबोटिक थेरेपी करते हैं, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड थेरेपी करते हैं। न्यूरो रिहेबिलिटेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक यूनिट है पूरी, जिसकी हमारे यहाँ जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। तो उसमें आप लकवे के पेशेंट के न सिर्फ हाथों में ताकत लाने की कोशिश करते हैं, सारी ये जो अवेलेबल टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स के द्वारा उसकी आवाज़ पे काम करते हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, देन थर्ड कम्स कॉग्निटिव थेरेपिस्ट। अगर उसकी बुद्धि चली गई तो बुद्धि को भी लाने का प्रयास करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी के माध्यम से वो थेरेपिस्ट अगेन। तो इनका टीम होता है पूरा। चौथा, उसके ताकत आ गई पर वो ये याद नहीं आ रहा है कि बाल में कंघी कैसे करें, तो उसको ये सिखाना कि ये तेरे ताकत है, ये कंघा है, ये बाल है, थेरेपी से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। तो ये चारों जो सब स्पेशलिटी हैं न्यूरो रिहेबिलिटेशन की, ये एक जगह पे अवेलेबल हो, अगेन ये मिसिंग है। आई थिंक जिससे आज इंटरवेंशन पे 18 साल में इतना बदलाव हुआ ना, आई रियली विश कि अगले 18 सालों में न्यूरो रिहेबिलिटेशन हमारा इतना विकसित हो कि हम ये जो 30% लोग जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके रह गए, वो जनरली दे लैंड अप इन हैंड्स ऑफ क्वैक्स एंड दोज पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड टू ट्रीट देम। तो ये हमारा जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है यहाँ पे इस पे काम कर रहा है। इनके कोलैबोरेशन में हमने न्यूरो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। जो फेलोज़ हैं इसमें वो सीखते हैं ताकि वो चारों विधाओं को साथ में लेके मरीज को उसका फ़ायदा दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के न्यूरो
विभाग के हेड डॉक्टर अतुल्ला वाजपेयी, जिन्होंने स्ट्रोक के बारे में बताया, किस तरह से उससे बचा जाए उसके बारे में जानकारी दी, और साथ ही साथ किस तरह से लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये भी बताया। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई समय पे पहुंच जाए हॉस्पिटल तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा और वो इस भयानक बीमारी से बच पाएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। अगले एपिसोड में हम और किसी चिकित्सक से बात करेंगे और जानेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में और किस तरह से हम स्वस्थ रह पाए।